presented by Agriculture Classes Morana. नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ फिर से जुड़ रहा हूं। आज हम देखते हैं जो हम 4 चैप्टर पढ़ रहे थे उर्वरक के आगे की चीजें हम आज देखते हैं। आगे आज हम उसके बारे में क्या और क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं पढ़ूंगा, कल मैंने आपको मिश्र उर्वरक के बारे में बताया था, परंतु एक प्रश्न उससे रह गया है। उसका नाम है मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जब हम मिश्रित उर्वरक तैयार करेंगे तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो लिखते हैं मिश्रित उर्वरक बनाते समय या तैयार करते समय सावधानी हमारा प्रश्न है मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये हम देखते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि भाई चूना व राख को फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए, इसके बारे में रीजन है क्योंकि फास्फोरस स्थिर हो जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारा, चूना व राख को फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जो फास्फोरस उर्वरक है वो मिट्टी में जाकर चूना व राख मिलाने की वजह से स्थिर हो जाता है। ये मिट्टी में घुल नहीं पाता है जल्दी से, इसलिए ये क्या है, स्थिर हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी फास्फोरस वाली खादों के साथ चूना व राख को नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा, कैल्शियम साइनामाइड को फास्फोरस वाली खादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कैल्शियम साइनामाइड। जो कैल्शियम साइनामाइड जो खाद है उसको भी फास्फोरस वाली खादों के साथ हमें नहीं मिलाना चाहिए। कैल्शियम साइनामाइड को फास्फोरस वाली खादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यूरिया को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जो यूरिया खाद है जिसमें नाइट्रोजन होता है उसको कौन से बैग के साथ, कौन से
उर्वरक के साथ नहीं मिलाना चाहिए, सुपर फास्फेट के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। तीसरा, चौथा, सुपर फास्फेट को लकड़ी की राख के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगला पॉइंट है, और सुपर फास्फेट वाली जो खाद होती है उसको लकड़ी की राख के साथ नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 5, उर्वरकों को पक्के फर्श पर लकड़ी की सहायता से मिलाना चाहिए। अगला पॉइंट है, जो उर्वरक होते हैं उनको पक्के फर्श पर मिलाना चाहिए तथा हाथों से न मिलाते हुए किसी अन्य चीज से, चाहे वो लकड़ी हो या किसी की भी सहायता से हमें मिलाना चाहिए। दोबारा से देखते हैं, प्रश्न है, मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय निम्न की सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, चूना व राख को फास्फोरस वाली खादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यानी जो चूना है और राख है उसको कभी भी फास्फोरस वाली खादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाते हैं? क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो मिट्टी में जाने के बाद स्थिर हो जाता है। किसकी वजह से? चूना व राख की वजह से। इसलिए वो स्थिर हो जाएगा और घुल नहीं पाता है, इसलिए उसका हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दूसरा, कैल्शियम साइनामाइड, जो कैल्शियम साइनामाइड खाद है उसको भी हमें फास्फोरस वाली खादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तीसरा, यूरिया को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जो यूरिया खाद होती है उसको कभी भी सुपर फास्फेट खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 4, सुपर फास्फेट उर्वरक है उसको कभी भी लकड़ी की राख के साथ नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 5, उर्वरकों को हमेशा पक्के फर्श पर ही मिलाना चाहिए तथा हाथों की सहायता से न मिलाते हुए लकड़ी या किसी अन्य यंत्र की सहायता से ही हमें मिलाने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन की वजह से हाथों में इसके दुष्परिणाम हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अब हो गया हमारा ये प्रश्न। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन युक्त 2 उर्वरकों के नाम तथा उनकी पोषक तत्व मात्रा या प्रतिशत मात्रा, कितनी मात्रा है उसमें, और तथा दो उपयोग लिखिए। तो हम देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के बारे में हमें पढ़ना है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, पहला प्रश्न तो हमारा होता है कि नाइट्रोजन 2 उर्वरकों के नाम। तो 2 उर्वरकों के नाम, तो पहले उर्वरक का नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पे यूरिया। नाइट्रोजन पहला उर्वरक कौन सा है? यूरिया है। और यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है? दूसरा पॉइंट हमें ये लिखना है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। अब इसके लिखने हैं गुण। तो यहां पे हम हेडिंग बनाएंगे गुण। 2 गुण बताने हमें। तो पहला गुण हम लिखते हैं, यह दानेदार रंग
पहला पॉइंट है, यह दानेदार वह सफेद रंग का होता है। जो पानी में घुलनशील है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, यूरिया का पहला गुण क्या है कि भाई यूरिया एक दानेदार है तथा सफेद रंग का होता है और ये पानी में भी आसानी से घुल जाता है, ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण ये है, यह वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेता है। दूसरा गुण क्या है यूरिया में, यूरिया का दूसरा गुण है, यह जो वायुमंडल की नमी होती है, वर्षा ऋतु में जो नमी आती है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तभी तो कभी कभी आपने देखा होगा यूरिया क्या है, पानी सा चिपचिपा सा छोड़ने लगता है, ये नमी की वजह से ही होता है। तो ये हमारा प्रश्न था नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का, जिसमें हमने एक के बारे में पढ़ लिया। हमने पूछा था नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के दो नाम लिखिए तथा उनकी प्रतिशत मात्रा तथा दो दो गुण लिखिए। तो पहला तो हो गया यूरिया। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं हम। पहला यूरिया हो गया, यूरिया को मैं समझा रहा हूं। यूरिया पहला नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया है जिसमें 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। और इसके गुण क्या है, पहला गुण है यह दानेदार व सफेद रंग का होता है, जो पानी में घुलनशील होता है या पानी में विलेय होता है। घुलनशील को हम विलेय भी बोलते हैं। दूसरा, यह वायुमंडल की नमी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में देखते हैं। अमोनियम दूसरा उर्वरक है नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में 34% नाइट्रोजन पाई जाती है। हेडिंग बनाएंगे गुण। ये उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 2, ये मृदा में नष्ट नहीं होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में पहला लिखा है कि अमोनियम नाइट्रेट में 34% नाइट्रोजन होती है और इसका पहला गुण है ये उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। यानी जो यूरिया वाले जितने भी नाइट्रोजन वाले उर्वरक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, तो कॉमन सी बात है। दूसरा पॉइंट है ये मिट्टी में नष्ट नहीं होते, ये मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी में नष्ट नहीं होते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न कैसे आएगा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम तथा उनकी प्रतिशत मात्रा तथा उनके दो गुण लिखिए। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम बात करते हैं फास्फोरस युक्त उर्वरकों के बारे में।
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हो गए। अब हम फास्फोरस युक्त उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे कि फास्फोरस युक्त दो उर्वरकों के नाम तथा उनके पोषक तत्व तथा उनके पोषक तत्वों की मात्रा तथा दो दो गुण लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फास्फोरस युक्त उर्वरक। फास्फोरस युक्त उर्वरक है, उसमें पहला लिख रहे हैं सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट मैंने आपको कल पढ़ाया था। सुपर फास्फेट सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो सिंगल में कितना था 16 और ट्रिपल में कितना था 48। तो सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है 16 से 48% होती है। यही सिंगल सुपर फास्फेट लेंगे तो 16, डबल लेंगे तो 32 और ट्रिपल लेंगे तो 48% फास्फोरस पाया जाता है। अब इसके बाद हम इसके गुण देखेंगे। हेडिंग बनाते हैं गुण। तो गुण देखेंगे हम इसके। तो पहला गुण क्या है, सुपर फास्फेट भूरे रंग का चूर्ण होता है। जो सुपर फास्फेट होता है वो कैसा होता है, सुपर फास्फेट भूरे रंग का चूर्ण होता है। जो हमारा सुपर फास्फेट है वो भूरे रंग का चूर्ण होता है। नंबर 2, यह सभी प्रकार की मृदाओं में, या हम लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में, इसका सभी प्रकार की मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, इसका प्रयोग, यानी सुपर फास्फेट में 16 से 48% तक क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। और सुपर फास्फेट के गुण क्या है, तो पहला गुण है सुपर फास्फेट भूरे रंग का चूर्ण होता है। सुपर फास्फेट भूरे रंग का क्या होता है, पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा, इसका सभी प्रकार की मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा लिखेंगे हम डाई अमोनिया फास्फेट। डाई अमोनिया फास्फेट को हम डीएपी के नाम से जानते हैं, DAP। अब ये डाई अमोनिया फास्फेट में फास्फोरस कितने परसेंट होता है वो देखते हैं। तो डाई अमोनिया फास्फेट में फास्फोरस 46% होता है। 40% फास्फोरस होता है डीएपी में। अब इसके गुण लिखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट, तो गुण क्या लिखेंगे, यह हल्के भूरे रंग का उर्वरक होता है। यह हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। यह कैसा होता है, यह हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्षारीय व चूनेदार मृदाओं में सफलतापूर्वक प्रयोग
किया जाता है। देखें, फास्फोरस युक्त उर्वरक के दो नाम तथा उनकी प्रतिशत मात्रा तथा दो दो गुण लिखिए। तो फास्फोरस युक्त उर्वरक का पहला नाम हमने लिखा था सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट में 16 से लेकर 48% तक फास्फोरस पाया जाता है। इसका पहला गुण क्या है? तो सुपर फास्फेट भूरे रंग का चूर्ण होता है। सुपर फास्फेट होता है वो कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का, पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा, यह इसका सभी प्रकार की मिट्टी में हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसका जो सुपर फास्फेट है उसका हम आज सभी प्रकार की मिट्टी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है डाइअमोनिया फास्फेट। डाइअमोनिया फास्फेट को हम डीएपी के नाम से भी जानते हैं। डीएपी की पूरा नाम क्या है? डाइअमोनिया फास्फेट। तो डाइअमोनिया में कितने परसेंट फास्फोरस की मात्रा होती है? तो 40% फास्फोरस की मात्रा होती है। गुण क्या है? तो पहला गुण है यह हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। जो डीएपी होता है वो हल्के भूरे रंग का तथा दानेदार उर्वरक होता है। दूसरा पॉइंट है यह क्षारीय व चूनेदार मिट्टियों में इसका प्रयोग हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, यानी जो अम्लीय मिट्टी है वो चूनेदार मिट्टी है या क्षारीय मिट्टी है, उनमें भी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी फसलों को लाभ देगा। तो ये होता है हमारा दूसरा। अगला प्रश्न कंप्लीट हुआ फास्फोरस वाला। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोटाश युक्त उर्वरकों के अगला प्रश्न है पोटाश युक्त उर्वरक। पोटाश युक्त उर्वरक के कोई दो उर्वरकों के नाम तथा उनके पोषक तत्व और साथ में क्या लिखना है? उनके दो दो गुण लिखने। तो पहला हम क्या लिखते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें कितने परसेंट पोटाश की मात्रा होती है वो लिखते हैं हम। तो पोटेशियम क्लोराइड में 60% पोटाश होता है। जो पोटेशियम क्लोराइड है उसमें कितने परसेंट पोटाश होता है? 60% पोटाश होता है। इसके गुण लिखेंगे। तो पहला गुण इसमें क्या है? इसका रंग सफेद से लाल होता है। इसका रंग सफेद से लाल होता है। जो आयरन ऑक्साइड की वजह से आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसका रंग सफेद से लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका रंग सफेद से लाल किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। दूसरा पॉइंट है पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से पोटाश के नाम से जानते हैं। इसकी रिसाव के द्वारा हानि नहीं होती है। इसकी रिसाव के द्वारा हानि नहीं होती है। तो पहला क्या लिखा था? पोटाश युक्त उर्वरक पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में पोटाश की मात्रा होती है 60%। इसका पहला गुण है कि इसका रंग सफेद से लाल होता है और ये किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि भाई जो पोटेशियम क्लोराइड है उसको हम म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं तथा इसकी रिसाव के द्वारा हानि
नहीं होती है। ठीक है, दूसरे लिख रहे हैं हम पोटेशियम सल्फेट। दूसरे उर्वरक के बारे में जानते हैं, तो दूसरे उर्वरक का नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट है। और इस पोटेशियम सल्फेट में 48% पोटाश पाया जाता है। कितने परसेंट पोटाश पाया जाता है? 48% पाया जाता है। इसका पहला पॉइंट हम गुण लिखेंगे हम। तो इसका जो पहला गुण है वो ये है कि यह सफेद महीन चूर्ण के रूप में पाया जाता है। यह सफेद महीन चूर्ण के रूप में या किसके रूप में पाया जाता है? सफेद तथा महीन चूर्ण के रूप में ये हमें मिलता है। दूसरा, फसलों की किस्म, फसलों की किस्म सुधारने व उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा क्या है? फसलों की किस्म यानी उसकी वैरायटी को सुधारने तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने में यह उर्वरक क्या करता है? मदद करता है या सहायता करता है। तो उदाहरण देखते हैं हम। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में 48% क्या पाया जाता है? पोटाश पाया जाता है। और इसका पहला गुण है कि यह सफेद महीन चूर्ण के रूप में पाया जाता है। तथा दूसरा क्या गुण है कि फसलों की किस्म सुधारने तथा उत्पादन को अच्छा करने के लिए ये क्या करता है? मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। अब ये तीनों हो गए उर्वरकों के बारे में। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, जैव उर्वरक किसे कहते हैं और इसके लाभ बताइए। जैव उर्वरक या जैविक उर्वरक, तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जैविक उर्वरक सूक्ष्म जीवाणुओं से बनाए हुए उर्वरक होते हैं। जैविक उर्वरक सूक्ष्म जीवाणुओं से बनाए हुए उर्वरक होते हैं जिनके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। जिनके उपयोग से क्या होती है? फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में तथा फास्फोरस को मिट्टी में प्रदान करने का कार्य करता है। जैव उर्वरक या जैविक उर्वरक कहलाते हैं। जैविक उर्वरक या जैव उर्वरक कहलाते। तो हम दोबारा से फिर बोलता, जैविक उर्वरक सूक्ष्म जीवाणुओं से बनाए हुए उर्वरक होते हैं जिनके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में तथा फास्फोरस को भी मिट्टी में प्रदान करने का कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक या जैविक उर्वरक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नीलत शैवाल एवं पीएसबी। ये क्या है? इसके उदाहरण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 4 जैविक उर्वरकों के नाम लिखिए, तो मैं बताता हूं 4 जैविक उर्वरकों के नाम लिखने के लिए। एक बार पूछा जा चुका है, 4 नंबर का प्रश्न है, 4 जैविक उर्वरकों के नाम लिखिए। तो पहला एजोला, दूसरा एजेटोबैक्टर, तीसरा नीलत शैवाल, चौथा राइजोबियम,
एक पांचवा और लिख लो पीएसबी। इसको नील अरहर शैवाल को हम बीजीए भी बोलते हैं, बी जी ए। बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन और ए मतलब एल्गी, यानी पीएसबी का मतलब क्या है, वो सॉरी बीजीए का पूरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो परिभाषा हो गई। दूसरा, अगर वो पूछता है कि किन्हीं 4 जैविक उर्वरकों के नाम लिखिए, तो आप एजोला, एजोटोबैक्टर, नील अरहर शैवाल, राइजोबियम, पीएसबी, ये क्या है, जैविक उर्वरकों के नाम है, और उदाहरण के तौर पर भी हम परिभाषा के साथ लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इसके लाभ। कि जैविक उर्वरक से क्या लाभ होते हैं। जैविक उर्वरकों के लाभ देख रहे हैं हम। तो लाभ है, पहला लाभ है कि जैविक उर्वरक से फसलों की उपज में वृद्धि होती है। फसलों की उपज में वृद्धि होती है। तो जैविक उर्वरक अगर हम खेतों में डालते हैं तो हमारी फसलें हैं, उनकी जो उपज होती है, फसलों से जो हमें उपज प्राप्त होती है, वो कैसी होती है, उन बढ़ जाती है। दूसरा, फसलों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। दूसरे पॉइंट में हमने कहा है कि जो फसलें होती हैं उनकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो कैसी होती है, अच्छी होती है। तीसरा, पौधों व बीजों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा है, पौधों में तथा बीजों में जो दाने होते हैं उनमें भी प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला, जैव उर्वरकों से पौधों में रोगों व कीटों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। जैव उर्वरकों का अगर हम खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, अपनी फसलों में प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, या रोगों व कीटों से लड़ने की शक्तियां बढ़ जाती हैं। नंबर 5, दलहनी फसलों में दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियां अच्छी होती है या अच्छी बनती है। जो दलहनी फसलें होती है उनमें जड़ ग्रंथियों का निर्माण कैसा होता है, अच्छा होता है या अधिक होता है। अब हम देखते हैं, एक पॉइंट और देखने, जैविक उर्वरक पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। देखें, प्रश्न आएगा, जैविक उर्वरक किसे कहते हैं या जैव उर्वरक किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए तथा इसके लाभ लिखिए। तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, जैविक उर्वरक सूक्ष्म जीवाणुओं से बनाए हुए उर्वरक होते हैं जिनके उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, और ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको भूमि में स्थापित करने का कार्य करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक या जैविक उर्वरक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पूछा जाए या कभी कभी पूछ लिया है कि जैविक उर्वरक किन्हीं 4 जैविक उर्वरकों के नाम लिखिए, तो एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नील अरहर शैवाल और पीएसबी, ये क्या है,
जैविक उर्वरक होते हैं। अब हमने पढ़ा कि जैविक उर्वरकों के लाभ बताइए। तो जैविक उर्वरकों का पहला लाभ है कि फसलों की उपज में वृद्धि होती है, यानी अगर आप जैविक उर्वरक खेतों में डालते हो तो आपकी फसलों की उपज बढ़ेगी। दूसरा, फसलों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। जो फसलों की जो वानस्पतिक वृद्धि है और विकास होता है वो कैसा होता है, उनकी विकास कैसा होता है, अच्छा होता है। नंबर 3, पौधों व बीजों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। जो पौधे होते हैं और पौधे और तथा जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, बढ़ जाती है। जैविक उर्वरकों से पौधों में रोग व कीटों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। जो जैविक उर्वरक होते हैं उनसे पौधों को लड़ने की शक्ति कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला है दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियां अच्छी बनती है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें जड़ ग्रंथियों का निर्माण अच्छे प्रकार से होता है। जैविक उर्वरक से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। जो जैविक उर्वरक है उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, या हम कह सकते हैं जैविक उर्वरक पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो जैव उर्वरक का प्रयोग करते समय सावधानी, जो हमारे जैव उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग जब हम खेतों में करते हैं तो हमें या उनका प्रयोग हम करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी है कल्चर। नंबर 1, कल्चर का प्रयोग पैकेट पर छपी प्रयोग की अंतिम तिथि से पूर्व ही करना चाहिए। पहला, जैविक उर्वरक का प्रयोग करते समय पहली सावधानी क्या रखनी है, जो कल्चर है, कल्चर का जो पैकेट है उस पे जो अंतिम तिथि एक्सपायरी डेट लिखी होती है उससे पहले ही हम उसे पैकेट का हमें क्या करना चाहिए, खेतों में प्रयोग कर लेना चाहिए। नंबर 2, कल्चर पैकेट का भंडारण ठंडी एवं सुरक्षित जगह पर करना चाहिए। जो कल्चर का पैकेट है उसका हमें भंडारण कहाँ करना चाहिए, ठंडी तथा सुरक्षित जगह पर ही हमें इसका भंडारण करना चाहिए। नंबर 3, कल्चर प्रयोग की मृदा में नाइट्रोजन कल्चर प्रयोग की मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यानी हम कह रहे हैं जहां हम जिस खेत में हम कल्चर का प्रयोग कर रहे हैं उस मिट्टी में हम नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। नंबर 4, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग उस पर लिखी फसल में ही करना चाहिए।
नंबर 5 फफूंदनाशक, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, का प्रयोग व भंडारण एक साथ नहीं करना चाहिए। देखते हैं प्रश्न था हमारा, जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, कल्चर का प्रयोग, यानी जो कल्चर के पैकेट मार्केट से आते हैं उनका प्रयोग पैकेट पर छपी प्रयोग की अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट से पहले ही कर देना चाहिए। दूसरा, कल्चर पैकेट का भंडारण, जो कल्चर के जो पैकेट हम लेकर आए हैं उनका हमें भंडारण या स्टोरेज ठंडी व सुरक्षित जगह पर ही करना चाहिए। नंबर 3, कल्चर प्रयोग की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जो कल्चर का प्रयोग हम जिस मिट्टी में कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग उस पर लिखी फसल में ही करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग हम कौन सी फसल में करते हैं, उसके ऊपर लिखा है मूंग, तो हम उसका प्रयोग मूंग में ही करेंगे, किसी अन्य फसल में नहीं करेंगे। फफूंदनाशक, यानी जो फफूंदी को नष्ट करने वाली दवा, कीटनाशक, कीटों को नष्ट करने वाली दवा, रासायनिक उर्वरक जो हमने पढ़े हैं जैसे यूरिया है, डीएपी है और भी है, फास्फोरस, नाइट्रोजन वाले, पोटास वाले उर्वरक का प्रयोग व भंडारण, ना तो कह रहा है कि फफूंदनाशक, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जैविक उर्वरकों के साथ नहीं करना चाहिए और ना ही इनके साथ में इनका भंडारण करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें।